ठीक है, जब हम कर्मा थ्योरी की, अच्छा सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे, गणेश जी का नाम लेते हुए हम बात करेंगे ज्योतिष, कि जो आप सीख रहे हो वो टैरो वैसे वेस्टर्न ज्योतिष है, नॉट प्रॉपर ज्योतिष। तो जो ज्योतिष शब्द हम पढ़ते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है? तो ज्योतिष शब्द जो है ज्योति प्लस ईश से बना हुआ है, ठीक है? जो ज्योतिष शब्द हमारा है, ये राइटिंग बहुत खराब है मेरी, बस उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। ज्योति प्लस ईश से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है, ज्योति का मतलब होता है लाइट, और ईश का मतलब होता है गॉड। तो ज्योतिष शब्द का मतलब होता है लाइट ऑफ गॉड, ऐसा पर्सन जो आपको किससे जोड़े, लाइट ऑफ गॉड से जोड़े, ठीक है? तो जिस ज्योतिष की हम बात करते हैं उसका मतलब होता है लाइट ऑफ गॉड, ठीक है? जो आपको मार्गदर्शन दिखाए, जब आप लाइफ में कंफ्यूज हो, आप लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आप किसके पास जाते हो? ज्योतिष के पास जाते हो, क्योंकि ज्योतिष शब्द का मतलब ही होता है लाइफ ऑफ गॉड, ठीक है? अब दूसरी चीज जो ज्योतिष में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, टैरो में या किसी भी तरीके की ज्योतिषी विद्या में, वो होता है हमारा कर्मा, ठीक है? तो वास्तव में जो कर्मा होता है वो होता क्या है? क्यों बार बार लोग हर जगह आप सुनते हो कृष्ण भगवान बार बार बोलते रहते हैं कि आपको अपना कर्मा इंप्रूव करने की जरूरत है, अगर आपके कर्म कार्मिक अच्छा है तो वो आपके पास लौट के आता है। होता क्या है कर्मा, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे कर्मा थ्योरी। वैसे टैरो में लोग सिखाते नहीं है, बट ये बेसिक है, आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हद तक रीडिंग एक्यूरेसी में वर्क करता है। तो पहले हमारे कर्मा होते हैं संचित कर्मा, ठीक है? संचित कर्मा क्या होते हैं? जो बहुत लंबे समय से स्टोर हो रहे होते हैं, वो कर्मा होते हैं हमारे संचित कर्मा, ठीक है? संचित मतलब जो कई जन्मों में, जैसे क्या बोलते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो मनुष्य का शरीर होता है, वो बहुत सारे जन्म लेता है, ठीक है? बहुत सारी योनियों में पैदा होता है। तो जितने भी उनके जो गुड कर्मा होते हैं आपके, या जितने भी उन जन्मों के बैड कर्मा होते हैं आपके, वो सारे संचित कर्मा आपका बनाते हैं। संचय करना मतलब जोड़ना, ठीक है? दूसरा आपका होता है प्रारब्ध, ठीक है? तो प्रारब्ध जो होती है ये होती है आपकी डेस्टिनी, ठीक है? तो आपकी जो कुंडली होती है ना, ये जो आप दिखाते हो, टैरो दिखाते हो, न्यूमरोलॉजी दिखाते हो, कुछ भी दिखाते हो, ये आप सबका प्रारब्ध होता है, ठीक है? तो ये आपका प्रारब्ध होता है, और ये आपकी डेस्टिनी कितने परसेंट वर्क करती है आपकी लाइफ में? ठीक है, 60% आपकी जो प्रारब्ध है वो काम करता है, यानी कि जो आपकी कुंडली है वो आपके जीवन की 60% चीजें बताती है। तो अगर कोई आपको ये बोलता है कि आपका काम नहीं हो सकता, तो वो आपके जीवन की 60% चीजों की प्रिडिक्शन कर रहा है, तो वो आपका 100% नहीं है, ठीक है? तभी कुंडली कई बार झूठी भी हो जाती है, या कई बार जो रीडिंग्स होती है वो आपकी गलत भी हो जाती है, क्योंकि ये जो आपका प्रारब्ध है, यानी जो कुंडली है, आपकी जो डेस्टिनी है, वो सिर्फ 60% वर्क करती है। 60% आपका भविष्य जो है वो इस पर निर्भर करता है, ठीक है? तीसरा कार्मिक आपका होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रियामान कर्मा, जो आपको भगवान ने इस जन्म में आपके हाथ में दिया है, और हर जन्म में आपके हाथ में होता है, ठीक है?
तो क्रियामान कर्म कितने परसेंट? 40%। तो ये है आपका कार्मिक। तो अभी अगर आपकी कुंडली ये कहती है कि देर इज अ ओनली 10% चांस कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो, यहां अगर आपका 10% है कि डेस्टिनी से 10% सपोर्ट है, और यहाँ 40% आपके कर्मा है, तो 50% चांस हो जाएंगे कि आपको काम में सक्सेस आपको मिल सकती है। तो इसीलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि डू योर कर्मा, कि आपको अपना कर्म अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि 40% चीजें, चाहे आपकी कुंडली में कितने भी आपके ग्रह नक्षत्र खराब है, ठीक है, टैरो कितना भी कहता है आपके ग्रह नक्षत्र खराब है, न्यूमरोलॉजी कितना भी कहती है आपके ग्रह नक्षत्र खराब है, क्योंकि वो क्या बता रहे हैं, ये आपका प्रारब्ध बता रहे हैं। पर 40% चीजें जो है वो आपका क्रियामान कर्मा होता है, जो आपके हाथ में होता है कि आपको कौन से कर्म करने हैं। अगर आपका ये खराब है ना, तो ये भी कितना भी आपको फेवर कर ले, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको, हमारे हाथ में क्या होते हैं? हमारे हाथ में सिर्फ हमारे क्रियामान कर्मा होते हैं, जो भी काम हम करते हैं। तो इसीलिए कभी किसी को जीवन में ये मत बोलो कि मेरी बात 101% सच होगी, लिख के रख लो, क्योंकि 101% सच नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति के हाथ में कर्मा, क्रियामान कर्मा होता है कि व्यक्ति अपना भविष्य चेंज कर सकता है अपने कर्मा के द्वारा, क्योंकि किसी के भी कर्मा। अच्छा, एक और चीज, अगर हम ये बोले कि मैंने 100 बुरे कर्म किए और मैंने 100 अच्छे कर्म किए, तो जो 100 बुरे कर्म है उसको मेरे 100 अच्छे कर्मों ने दबा दिया, ऐसा नहीं हो। बैड कर्मा में काउंट होते, गुड कर्मा गुड कर्मा में काउंट होते। कभी भी आपके बैड कर्मा को आपके गुड कर्मा दबाते नहीं है या फिर कम नहीं करते। अगर आपने बैड कर्मा किया है तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, और अगर आपने गुड कर्मा किया है तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम बोलते हैं ये कार्मिक है, तो कार्मिक का मतलब क्या होता है? कई लोग कहते हैं कि कार्मिक है, भोगना पड़ेगा। तो दैट मीन्स क्या है कि जो ये आपका संचित कर्मा है ना, जो स्टोर हो रखे हैं, वहां आपने कई जन्मों में किसी का कर्जा लिया है, किसी को धोखा दिया है, किसी को चीट किया है, तो वो चीजें आपकी स्टोर होती चली जा रही हैं। तभी बोलते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसके बाद उसको रिजल्ट मिलता है। कभी भी भगवान, अगर आपने, किसी ने आपके साथ एक बैड कर्मा किया तो उसको कभी तुरंत सजा नहीं मिलती, क्योंकि भगवान उसको मौका देता है चीजों को सुधारने का। बट अगर वो नहीं सुधारता तो उसके जैसे जैसे उसके बैड कर्मा बढ़ते चले जाते हैं और एक लिमिट क्रॉस हो जाती है, और उसके बाद उसको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी लोग बैड कर्मा करते हैं उनको राहु केतु शनि बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, उसका रिजल्ट ये होते हैं, उसका रीजन होता है आपका कर्म। शनि क्या कहता है? कर्म करो, और कर्म करने भी नहीं देता, क्योंकि शनि में सारी चीजें बहुत स्लो हो जाती हैं आपकी लाइफ में। इतना लेजी हो जाता है ना बॉडी, व्यक्ति का उठने तक का मन नहीं करता। राहु व्यक्ति को भ्रमित करता है, तो काम करने का मन नहीं करता। अभी सारे प्लेनेट हम पढ़ेंगे कहाँ, टैरो में भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अगर आपको एक अच्छा टैरो रीडर बनना है, एक अच्छा ज्योतिषी बनना है, तो आपको अपना क्रियामान कर्मा सुधारना है। अगर आप एक अच्छे टैरो रीडर बनना चाहते हो, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, अपना कर्मा सुधारना कि आप किसी के लिए कितना कर रहे हो। ठीक है, वो आप कबीरदास जी कहते हैं ना कि जब वो पूरी दुनिया में बुरा को इंसान ढूंढने गए, तो उन्होंने जब अपने अंदर झांक के देखा तो अपनी बुराइयां नहीं खत्म कर पा रहा इंसान। हम दूसरों के लिए बोल देते हैं इंसान खराब है, वो खराब है, वो खराब है, हम हमारे अंदर 100 बुराइयां होती। ठीक है, जो भगवान जी होते हैं वो बुरे लोगों का भी बुरा नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि उनको ये पता है कि सृष्टि है और यहाँ पर बुराई हर किसी के अंदर होती है। अगर आप ईश्वर की भी बात करो तो क्रोध से तो ईश्वर भी जो है दूर नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको भगवानों के अंदर भी मिलेंगी, पर डिपेंड करता है कि आप सही जगह सही चीज को दिखाओ।
वो वाली बात है ना कि जब राम बन के आए तो उन्होंने बोला कि मर्यादा में रहना जरूरी है, और जब वो कृष्ण रूप में आए तो वो बोलते हैं कि मर्यादा में रखना जरूरी है। ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करती है। अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो 2-4 चीजें ध्यान रखो। जब तक क्या, हमेशा आपको किसी की चुगली नहीं करनी, बैठ कर मांगिए। अगर कोई चुगली कर रहा है और आप उसका पार्ट बन रहे तो भी आपका बैड कर्म, चुगली सुनना भी बैड कर्म। ठीक है, कोई किसी का बुरा कर रहा है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो और आपको पता है कि वो जो बंदा बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, तो भी बैड कर्म। सबसे सही तरीका ये है, या तो उस सिचुएशन से दूर चले जाओ। ठीक है, और अगर दूर नहीं जा सकते हो तो आपको क्या करना है, आपको शांत रहना है। झूठ नहीं बोल सकते, सच नहीं बोल सकते तो झूठ नहीं बोल, क्योंकि ये सारी चीजें आपको ख्याली लग रही होंगी, पर मैंने अपनी जब टैरो जर्नी शुरू की थी तो मैंने सचमुच में ये बहुत सारी चीजें अभी तक भी बहुत हद तक फॉलो की है। क्योंकि आज के टाइम में मैं ये देखने की कोशिश नहीं कहती कि इसमें 10 बुराई, इसमें 10 बुराई, इसमें 10 बुराई। मैं ये सोचती मेरे अंदर क्या है जो मेरे को चेंज करने की जरूरत है। अगर मैं ओवर इमोशनल हूं, बहुत ज्यादा कर रही हूँ किसी के, तो वो भी गलत है। क्योंकि एक किसी बहुत बड़े ज्ञानी ने कहा था कि सेवा उसकी करो जिसके हाथ पैर नहीं चलते। अगर आप किसी ऐसे बंदे की सेवा करते हो ना जिसके हाथ पैर सलामत है, तो वो सेवा सेवा में काउंट नहीं होती। ठीक है, सेवा किसको देनी चाहिए, जो अपना काम खुद नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप ये सोचते हो कि भगवान ने आपको बॉडी दी और आपका काम कोई और आके करके चला जाए और आप बदले में उसको सेवा नहीं दे रहे, तो ये भी आपका बैड कर्म। कई लोगों को बेड पे बैठ के खाने की आदत होती है, ऑर्डर देते हैं और सारा काम उनका कोई और करता है, पर वो दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो वो भी उनका बैड कर्म है। वैसे तो चीटी मारना भी बैड कर्म है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि जब आप रोड पे चलो और एक चींटी तक को मारने में आपको तकलीफ हो, या एक चींटी तक की आहट आप सुन पाओ, तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, बट ये सब चीजें इमेजिनेशन नहीं है। अगर धीरे धीरे करके कोशिश करोगे तो आप कर सकते हो, क्योंकि एक रीडर आप तभी बन सकते हो जब आपका इंट्यूशन वर्क करे, और इंट्यूशन आपका तभी काम करेगा जब आपके कर्म इंप्रूव करें। अदरवाइज इंट्यूशन आपका नहीं सुनेगा। और सबसे बड़ी बात है, आपको न्यूट्रल रहना है। आप जब टैरो रीडर हो तो आप किसी की सास नहीं हो, आप किसी की बहू नहीं हो, आप किसी की बेटी नहीं हो, आपका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं, और आप किसी के लिए कोई धारणा नहीं बनाओगे। किसी का भाई अनम्यूट कर लो अपने आप को, रिकॉर्डिंग में आएगा वरना बहुत डिस्टर्ब करेगा। फिर आपको न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रल। अपनी फिलॉसफी आप रीडिंग में नहीं झाड़ सकते कि सास खराब ही होती है, बहू अच्छी ही होती है, ठीक है, हस्बैंड खराब ही होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर आपकी जो रीडिंग है ना वो आप न्यूट्रल होके नहीं दे पाओगे। तो ये आपकी कार्मिक थ्योरी है कि कर्मा में ऐसा नहीं होता कि आपने गुड कर्मा किया बैड कर्मा किया तो आपके गुड कर्मा बैड कर्मा को ढक देंगे। नहीं, बैड कर्मा इज बैड कर्मा, रिजल्ट देंगे ही देंगे। चुगली नहीं करोगे किसी की, किसी के लिए बात नहीं करोगे, और सबसे बड़ी बात, अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो दोनों हाथ हार्ट चक्रा पे रखो और बोलो मैंने इस बंदे को माफ किया। और किसको सरेंडर कर दो? यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। क्योंकि आप जो मांगते हो और यूनिवर्स जो देता है उसमें जमीन आसमान का अंतर। पूरी जिंदगी आपने मांगी क्या? मेरे को होंडा सिटी चाहिए, मेरे को होंडा सिटी चाहिए, मेरे को होंडा सिटी चाहिए। ऊपर गए, भगवान ने बोला, उसने बोला भगवान से कि भगवान आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने, मैं आपको होंडा सिटी मांगता था, आपने मेरे को होंडा सिटी दे दी। भगवान ने कहा कि एक दरवाजा ये खोल के देख। उसने खोला तो उसने देखा मर्सिडीज खड़ी हुई है। उसने बोला ये क्या है? कह रहे मैं तो तेरे को मर्सिडीज देना चाहता था, पर तू तो पूरी जिंदगी सिर्फ होंडा सिटी ही मांगता रहा। तो जो गॉड का प्लान होता है ना, वो इंसान के प्लान से बहुत ज्यादा होता है। फिर लेकिन आपको भगवान देगा वही जो आप मांगोगे। फिर आप अपना कर्मा खुद खराब करो, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर किसी मंदिर में जाते हो ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मांगना, अपने आप को सरेंडर करना कि आप, मेरी बीमारी, मेरे दोष, मेरे रोग, मेरी रिलेशनशिप प्रॉब्लम, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम, मेरे मनी वाइज प्रॉब्लम सब आपके चरणों में समर्पित है। आप डील करो इनको जैसे डील करना है। मैं आप पे डिपेंडेंट।
मुझे आप पे ट्रस्ट है, आप जो करेंगे और आप जो देंगे वो मेरे लिए बेस्ट हो। मुझे घर दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे पैसा दे दो, नहीं मांगना। क्योंकि जो आप मांग रहे हो वो मिलेगा, और वो आपको लिमिट में मिलेगा फिर। क्योंकि आपने लिमिटेशन दे दी है गॉड को कि मेरे को तो ये घर चाहिए, यही वाला घर चाहिए। बहुत सारी लड़कियां होती हैं, मेरे को एक पर्सन चाहिए। वो पर्सन अगर आपके से दूर जा रहा है ना, तो समझ जाओ कि वो पर्सन आपके लायक ही नहीं है, वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, और गॉड नहीं चाहता कि आप अपना जीवन बर्बाद करो उस पर्सन के पीछे। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखा हुआ, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई अच्छा रीजन है। किसी ने आपको पहले छोड़ दिया और वो आपको बाद में छोड़ देता, हो सकता है बाद में उस चीज से निकलना ही आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता। तो जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर कृष्ण भगवान को देखो, तो राधा से इतना प्रेम करने के बाद भी राधा से शादी नहीं हुई, और उन्होंने कभी नहीं चाहा कि राधा से मेरी शादी हो जाए, कि राधा मेरे को मिलनी ही चाहिए। क्योंकि प्रेम में और मोह में यही अंतर होता है, आपको मोह नहीं रखना किसी से। बहुत सारे, आपका रूट चक्रा सबसे पहले ब्लॉक होता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, अगर आपका मोह नहीं छूटता किसी बंदे से। और अगर आपको किसी से मोह है ना, तो आपका रूट चक्र अगर ब्लॉक हो गया, तो फिर आप हेल्थ प्रॉब्लम आपको इतना तंग करेंगी ना, हद पार तंग करेंगी। क्योंकि आपका मोह है किसी बंदे से जो आप छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि आप डिवाइन को सरेंडर नहीं कर लेते। ये किताबी बातें नहीं है, ये मैंने जीवन में अपने एक्सपीरियंस से सीखी हुई है, और बिल्कुल 101% सच बातें हैं। तो आज से आपको किसमें, देखो डेस्टिनी हम नहीं बदल सकते, अपना प्रारब्ध कोई नहीं बदल सकता, जो कुंडली है आप नहीं बदल सकते। वो जो लिखा गया, जिस दिन आपने जन्म लिया उसी दिन वो सब कुछ लिखा गया है आपका, उसको आप नहीं बदल सकते। लेकिन एक 40% चीजें आपके हाथ में, वो है आपका क्रियामान कर्म। उसको आपको चेंज करना है। जितनी बातें मैंने बोली है आज से, कि आपको किसी की बुराई नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी है, और अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करना। इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए आपको डेली 5 से 10 मिनट त्राटक करना है। त्राटक बोलते हैं जिसमें आप किसी चीज को कंटिन्यू देखते हो। जैसे त्राटक हम किसके साथ करने के लिए बोलते हैं इंट्यूशन बढ़ाने के लिए? चंद्रमा, कि चंद्रमा डेली 5 मिनट, आपको 10 मिनट दो, बहुत सारे फायदे इस चीज के। इंट्यूशन पावर बढ़ेगा आपका, कंसंट्रेशन बढ़ेगा आपका, रिलेशनशिप प्रॉब्लम आपकी डील होगी, हेल्थ प्रॉब्लम आपकी डील होगी। ठीक है, तो 10 मिनट बैठना है बाहर, और आपको चंद्रमा कंटिन्यू देखना बिना पलक झपकाए। ठीक है, और जितने आपके आंसू आएंगे, जितना आपकी आईज क्लीन होगी, उतना आपका आज्ञा चक्र जो है वो एक्टिवेट होगा। ठीक है, और जितना आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा, उतना यूनिवर्स से कनेक्शन बनेगा, उतना आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। ठीक है, तो ये त्राटक करना इज इंपॉर्टेंट। जिस दिन चंद्रमा नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, सबसे सही तरीका है कैंडल रखो। कैंडल की लॉ है, उसको 5 मिनट कंटिन्यू देखो, तो कैंडल से भी आप त्राटक कर सकते हो। ठीक है, जिस टेबल पे आप बैठते हो उसके सामने एक बिंदु मेंशन कर लो, उसको 5 मिनट लगातार देखो। जितना आपके आंसू आएंगे, उतना आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता चला जाएगा। इसको भी त्राटक बोलते हैं। इंट्यूशन बढ़ाने का नेचुरल तरीका होता है। एक और तरीका होता है रेखी प्रैक्टिस। रेखी प्रैक्टिस से जो मेडिटेशन हम करते हैं, उससे हमारा इंट्यूशन बढ़ता है। बट अभी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एज अ टैरो 50% आपका इंट्यूशन वर्क करता है, 50% थ्योरी वर्क करती है। ठीक है, आपका कर्मा बहुत हद तक डिपेंड करता है। अगर आपकी रीडिंग में एक्यूरेसी है, वो तभी आएगी, आपका गॉड से कनेक्शन है वो तभी आएगा जब आपका कर्मा अच्छा हो। ठीक है, भगवान को पता होती है सारी चीजें, तो वरना टैरो रीडर बहुत बदनाम होते हैं फेक रीडिंग करने के लिए। ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछना है कर्मा थ्योरी के बारे में? आगे बढ़ा दूं ना? ठीक है, अभी हाउ डज टैरो वर्क? टैरो वर्क कैसे करता है? अब देखो, टैरो में ना हम 4-5 चीजें एक साथ पढ़ते हैं। टैरो में बहुत सारे आपने कार्ड देखे होंगे, बहुत कलरफुल कार्ड्स होते हैं। तो कलर्स, उसमें ऊपर नंबर मेंशन होते हैं, नंबर्स। ठीक है, और आपका कलर, नंबर, और आपका एस्ट्रोलॉजी, प्लेनेट, जो टैरो में चीजें वर्क करती है, और आपका पिक्चर्स।
तो ये चार चीजों को मिलाकर टैरो काम करता है, पांचवा आपका इंट्यूशन। ठीक है, तो टैरो में मैं बोलूं कि अगर कि हाउ डज टैरो वर्क, कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो आपको एक अच्छा रीडर बनाती है। भैया राइटिंग से आपको करना ही पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि राइटिंग सच में बहुत ही बेकार है मेरी। ठीक है, तो पहली चीज क्या होती है आपकी एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, यानी शकुन शास्त्र, अगर हिंदी में बोलूं तो एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, शकुन शास्त्र। तो पहली चीज जो टैरो के लिए वर्क करती है शकुन शास्त्र यानी कि एस्ट्रोलॉजी। दूसरी चीज न्यूमरोलॉजी, अगर आप न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हो तो आपका टैरो की रीडिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, तीसरी चीज जो टैरो से जुड़ी हुई है कलर सिंबोलिज्म। ठीक है, चौथी चीज पिक्चर सिंबोलिज्म। ठीक है, पहला एस्ट्रोलॉजी यानी शकुन शास्त्र, न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र, कलर सिंबोलिज्म यानी जो भी रंग उसमें होते हैं, पिक्चर यानी जो भी उसमें चित्र होते हैं, ये सारी चीजें मिलकर आपको 50% टैरो कार्ड रीडर बना। अगर ये सारी चीजें आप सीख गए तो आपका 50% टैरो वर्क करेगा। और 50 में 50 क्या होता है आपका इंट्यूशन। ठीक है, आपका इंट्यूशन जो होता है ना वो 50% वर्क करता है, और ये चार चीज मिलकर 50% वर्क करता है, तो आप एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर बनते हो। तो अगर इसमें से ये गायब हो गया तो भी 50% एक्यूरेसी है, ये गायब हो गया तो भी 50% एक्यूरेसी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने टैरो सीखा भी नहीं होता, तो भी वो यहां से रीडिंग कर रहे होते हैं 50%, लेकिन तो भी वो 100% सही नहीं होते, क्योंकि इंट्यूशन भ्रमित करता है जब तक उसको सही दिशा ना पता हो। अगर पता ही नहीं है कि जो मुझे दिख रहा है या जो हो रहा है उसको किससे कनेक्ट करूं, कौन से प्लेनेट से कनेक्ट करूं, कौन सी चीज से कनेक्ट करूं, तो फिर कैसे प्रिडिक्ट करोगे आप। ठीक है, 50% आपका इंट्यूशन इज मोर मतलब ये चार चीज मिला के जितना बन रहा है उतना आपका इंट्यूशन वर्क कर। तो अगर आपको एज अ टैरो रीडर अच्छे से वर्क करना है तो आपको इन पांचों चीजों पर वर्क करने की जरूरत है। एस्ट्रोलॉजी में हम 9 प्लेनेट की बात करेंगे। ठीक है, और न्यूमरोलॉजी में हम जो है इन्हीं 9 प्लेनेट को डिस्क्राइब करेंगे कि 1 नंबर आया तो क्या बता रहा है, 2 नंबर आया तो क्या बता रहा है, 3 नंबर आया तो क्या बता रहा है, 4 नंबर का कार्ड आया तो क्या बता रहा है, 5 नंबर का कार्ड आया तो क्या बता रहा है। कलर सिंबोलिज्म, येलो कलर का क्या मतलब है कार्ड में, ब्लैक कलर का क्या मतलब है कार्ड में, पर्पल कलर का क्या मतलब है, ग्रीन कलर का क्या मतलब है, रेड कलर का क्या मतलब है, ऑरेंज है तो क्या मतलब है। ठीक है, जो टैरो में कार्ड्स में नॉर्मली कलर्स होते हैं, तो वो कलर भी कुछ ना कुछ बताते हैं। तीसरा पिक्चर, रानी बैठी हुई है, राजा बैठा हुआ है, ग्रेप्स हैं, पेंटिकल्स हैं, वॉन्ड दिख, कहीं ऐसी ऐसी छड़ी जैसी कोई चीज दिख रही है, कहीं कप दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारी जो कहीं स्वॉर्ड दिख रही है, तो ये सारी चीजें क्या बताती है, वो जो पिक्चर है वो क्या बताने की कोशिश कर रही है आपको। तो ये सारी चीजें मिलकर और 50% जो यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीजें मिलकर आपको एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर बनाती है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इंट्यूशन का 50% का मैंने तुमको बता दिया कि इंट्यूशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, त्राटक से ही इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होता है, मेडिटेशन से। अगर आप टैरो रीडिंग जब भी करने जा रहे हो उससे 5 से 10 मिनट पहले आपको 5 या 10 मिनट मेडिटेशन करना इज कंपलसरी। अगर आप हीलर हो तो आप 20-21 मिनट तो हीलर को तो कंपलसरी करनी ही पड़ती है। ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन से आपका इंट्यूशन बढ़ता है और भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट आती है जीवन में। ठीक है, तो अभी से आपको त्राटक करना है और 5 मिनट कोशिश करनी है कि सिर्फ आईज क्लोज करो और एक शब्द बोलना है कि मैं अपने आप को अपनी आसपास की परिस्थितियों से डिस्कनेक्ट करती हूँ, खुद से डिस्कनेक्ट करती हूँ,
यूनिवर्स से मैं कनेक्शन बनाती हूँ कि हे यूनिवर्सल एनर्जी मुझे गाइड करो, कि मेरे को आप गाइड करो कि मैं कैसे रीडिंग करूं। वास्तव में मैं सिर्फ चैनल हूं, आप ही रीडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो मैं कोई भी नहीं होती रीडिंग करने, मैं तो सिर्फ माध्यम हूं आपका, जो आपकी बात लोगों तक पहुंचा। वास्तव में रीडिंग आप ही कर रहे हैं, ठीक है। आसपास की परिस्थितियों से क्यों डिस्कनेक्ट किया? क्योंकि जब आप रीडिंग कर रहे हो ना, तो आपको आपकी आसपास की परिस्थितियां घेर रही है। मेरे खुद के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम, मेरे को मनी चाहिए, तो फिर आपका माइंड ही उधर हो रहेगा, तो रीडिंग कैसे करो? ठीक है। तो जब आप ये वर्ड बोलोगे ना, तब आप अपनी आसपास की परिस्थितियों से हटके सिर्फ और सिर्फ आप रीडर हो, और आप अपने क्लाइंट से कनेक्टेड हो, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, और आप रीड कर न्यूट्रल, ठीक है। तो ये आपको करना है। और अभी के लिए डेली आदत डालो कि 5 मिनट बैठकर ओम की चैंटिंग करनी है, क्योंकि ओम की चैंटिंग करने से आपका क्राउन चक्र ओपन होता है और आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, ठीक है। दो चार चीजें। अच्छा, टैरोट का मतलब क्या होता है, कहाँ से आया टैरोट? अब हम वहां पे आ जाते हैं कि वास्तव में जो टैरोट होता है उसका मतलब क्या होता है। अच्छा देखो, टैरो में अगर आपने देखा होगा तो कार्ड में ज्यादातर वो रॉयल फैमिली जैसी एनर्जी होती है, कोई राजा है, कोई व्यक्ति सीट पर बैठा हुआ है, ठीक है। क्योंकि टैरोट जो शब्द है वो टैरो प्लस रैस शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, जीने का शाही तरीका, ठीक है। लिव लाइफ लाइक अ किंग साइज बोलते हैं ना, तो वो जो जीवन जीवन का शाही तरीका होता है ना, वो कौन बताता है हमको? टैरो। टैरो जब बहुत पहले जब ग्रीस में शुरू हुआ था, ठीक है, 15th सेंचुरी में इजिप्ट में, तो उस समय में टैरो एक गाइडेंस टूल था। मान लो राजा कहीं जा रहा है, तो उसको गाइडेंस चाहिए कि मैं यहां जा रहा हूं तो मैं क्या करूं जिससे ये चीज को मैं बेटर कर सकूं, ठीक है। तो टैरो स्टार्टिंग में एक प्रेडिक्शन टूल नहीं था। टैरो क्या था? एक गाइडेंस टूल था, ये जो लोगों को गाइड करता था। आपका एस्ट्रोलॉजी में कोई भी चीज टैरो जितना गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि टैरो आपको सिखाता है कि ये चीज आपकी प्रॉब्लम है तो इसको कैसे आपको डील करना है। और वैसे सच में बताऊं ना, जीवन में हमको सबसे ज्यादा गाइडेंस की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड, बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं ना, तो हमको ये नहीं पता चलता कि इस चीज को कैसे डील करूं मैं। अगर राहु मेरा खराब है तो इसको कैसे डील करूं मैं, कैसे मैं नेगेटिव प्रभाव से बचूं उसके, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो उसका रीजन क्या है। तो ये सब चीज की गाइडेंस हमको कहाँ से मिलती है? हमको टैरो से मिलती है, ठीक है। तो टैरो वास्तव में है क्या? गाइडेंस टूल। जितने भी लोग आपने रीडिंग करते हुए देखे हैं ना, राइडर डेक के अलावा सिर्फ राइडर डेक ही है जो आपका ब्लू वाला डेक होता है, जो आपको रीडिंग कराता है या रीडिंग किसी की साइकोलॉजी बताता है। अदरवाइज जितने भी ओशो जैन, आपका एंजल्स है, मोनोलॉजी है, और आपकी जितनी भी ये कार्ड्स है, ये सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस देते हैं, ये प्रेडिक्शन नहीं करते। तो जितने भी लोग बता रहे होते हैं ना उनसे कार्ड से, वो सिर्फ गाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि बाकी किसी किसी भी कार्ड में प्रेडिक्शन नहीं होती है। ये 101% की रियलिटी है, ठीक है। तो जितने भी लोग आपने देखे हैं ना बाकी कलरफुल से कार्ड, मैं भी, मेरे पास भी बहुत सारे 6-7 डेक हैं, मैं भी देती हूँ, पर मैं गाइडेंस देती हूँ उनसे। मेरे को आपने कभी रीडिंग करते हुए नहीं देखा होगा, किसी को प्रेडिक्शन देते हुए नहीं देखा होगा कि मैं किसी कार्ड से आपको, सिर्फ टैरो टैरो से मैं प्रेडिक्शन देती हूँ, उससे राइडर डेक से। अदरवाइज मैं किसी भी और कार्ड से प्रेडिक्शन नहीं देती कभी भी, क्योंकि बाकी सारे कार्ड्स जो है ना वो सिर्फ गाइडेंस टूल है, नॉट प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन के लिए नहीं यूज हो सकते हो। अगर कोई कर भी रहा है ना तो फेक प्रेडिक्शन कर रहा है। बहुत लोग रीडिंग करते हैं, वो तो दिखाते भी नहीं है कि कार्ड क्या है, ठीक है। तो आपको पैसा कमाना है, पर सही तरीके से कमाना है। गलत तरीके का पैसा गलत चीजों में जाता, सही तरीके का पैसा सही चीजों में जाता। और एक अच्छा टैरो रीडर बनना है तो कोशिश करो कि अगर मान लो आप महीने का 20,000 रुपए भी कमा रहे हो स्टार्टिंग में, तो मतलब 15-20,000 रुपए इजिली कमा लेता है बंदा स्टार्टिंग जब होती है, तो उसमें से 2 से 3%, 4%, 2,000-3,000 रुपए आप डोनेट करो। क्यों? क्योंकि जितने भी पैसे आप टैरो से कमा रहे होते हैं, वो बहुत लोग इतने परेशान होते हैं, कई लोग तो जो बहुत ही दुखी होते हैं। अब अगर उनका सारा पैसा जो आपने कमाया है
वो आप दान दे दोगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके काम बनने शुरू हो जाए और आपको वो पैसा नुकसान नहीं, क्योंकि भगवान को ये पता है कि भाई ये बंदा कमा रहा है, अब उतना ही पैसा आप कोई आए उसकी एनर्जी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट करे, अपनी बीमारियों में लगा रहे हो, उससे अच्छा है ना कि वो पैसे में से कुछ अमाउंट अगर आप किसी को डोनेट कर दो तो वो चीज आपको भी फायदा देगी और आपके क्लाइंट को भी फायदा देगी। ठीक है, मैं भी जितनी भी रेमेडीज करती हूँ, बहुत लोग जो लोग मुझे पैसे देते हैं तो मैं भी हाफ अमाउंट डोनेट कर दूँ उसमें से, ताकि जो बंदे ने दिया उसको भी फायदा हो और मुझे भी फायदा हो। ठीक है, तो ये चीज मर्जी है आपकी, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसा करना चाहिए। पर मैंने खुद ने देखा है, अगर आप 10 रुपए डोनेट करते हो तो आपके पास 100 रुपए वापस आते हैं। जिस दिन करने लग जाओगे ना, 101% आके मेरे को ये चीज बोलो। ठीक है, लेकिन तभी कर सकते हो जब आप खुद कमाओ, पेरेंट्स के पैसे से थोड़ी कर लोगे। अच्छा, मैं अब टैरो का मतलब बता देती हूँ। ठीक है, अगर मैं बोलूं टैरोट शब्द किससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो टैरोट शब्द जो है हमारा, वो टैर प्लस रोज शब्द से मिला हुआ है। और जो रोज शब्द है, ये टैर प्लस रोज कौन सी लैंग्वेज से लिया हुआ है? कबाला। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वे ऑफ लाइफ। ठीक है, रॉयल, यानी वे ऑफ लाइफ कैसा होना चाहिए? रॉयल, यानी जीवन जीने का शाही तरीका। तो टोटल मीनिंग क्या हुआ इसका? टैरो शब्द टैर प्लस रोस शब्द से बना हुआ है, जो कि कबाला लैंग्वेज से लिया हुआ है। टैर शब्द का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ और रोज शब्द का मतलब होता है रॉयल। ठीक है, तो टैरोट का मतलब होता है जीने का शाही तरीका। ठीक है, तो टैरो शब्द का मतलब क्या होता है? जीने का शाही तरीका। ठीक है, ये क्योंकि तुम टैरो करने जा रहे हो, एटलीस्ट तुमको ये तो पता होना चाहिए ना कि जो चीज तुम कर रहे हो उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो टैरो का मतलब होता है जीने का शाही तरीका। ठीक है, क्योंकि ये वास्तव में जब ये शुरू हुआ था 15th सेंचुरी में इजिप्ट में, तो ये रॉयल फैमिलीज को गाइड करने के लिए शुरू हुआ। ठीक है, और लोग इनको एक दूसरे को गाइड करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि कब स्टार्ट हुआ, तो ये कब स्टार्ट हुआ? 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। कहां स्टार्ट हुआ? इजिप्ट में स्टार्ट हुआ टैरो। ठीक है, तो टैरोट की स्टार्टिंग कब हुई? 15th सेंचुरी में। कहा? इजिप्ट में। ठीक है, और टैरोट जो है वो इंडिया में कब आया? कब लोगों को पता चला कि टैरो जैसी भी कोई चीज होती है? तो 17th सेंचुरी में। कहा आया? इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा जो टैरो है क्या वास्तव में? तो टैरो इज अ डिविनेशनल टूल। ठीक है, टैरो क्या है? एक डिवाइन से हमको जोड़ने वाला टूल, तरीका होता है। ठीक है, तो व्हाट इज टैरो? टैरो इज अ डिविनेशनल टूल, एक ऐसा माध्यम जो आपको यूनिवर्स से जोड़ता है। देखो, सीधी सी बात है, अगर कोई आपको ये बोलता है ना कि टैरो रीडर बनने के बाद मेरी लाइफ खराब हो गई, तो गलत बोलता है। जब भी आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो ना, तो स्पिरिचुअलिटी सबसे पहले आपके प्रॉब्लम का एंड करती है, क्योंकि उसको पता है कि आप बहुत सारे लोगों को गाइड करने जा रहे हो।
ठीक है, तो आप ये समझ जाओ कि अगर आज से आप टैरो से जुड़े हो ना, तो टैरो सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम को खत्म करेगा, उसके बाद आपको इस लायक बनाएगा कि आप दूसरों की प्रॉब्लम को डील कर सको। ठीक है, और हर कोई टैरो रीडर नहीं बनता, कुछ लोग सीखते हैं छोड़ देते हैं, पर मुझे लगता है कि एटलीस्ट अगर आपको प्रोफेशन वाइज भी नहीं शुरू करनी चीजें, तो भी आपको टैरो सीख कर यूज करना चाहिए एटलीस्ट, और नहीं तो अपने लिए गाइडेंस निकालो, अपने फैमिली वाले बंदों के लिए गाइडेंस निकालो। आपको ये पता है ये चीज होने वाली है, इसको हम रोक नहीं सकते, गाइड करके कम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका आप रोज डेली यूज करो। बहुत लोग कहते हैं कि टैरो रीडर अपनी रीडिंग नहीं कर सकता, मैं कहती हूं ऐसा कोई रूल नहीं, किसी बुक में नहीं लिखा। जब वैदिक वाला अपनी कुंडली खुद पढ़ सकता है, न्यूमरोलॉजी वाला अपनी ग्रिड खुद चेक कर सकता है, तो टैरो रीडर अपनी रीडिंग खुद क्यों नहीं कर सकता? ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, अपनी रीडिंग आप खुद कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी रीडिंग पे तो भरोसा करोगे कि ये कार्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा। दूसरा बंदा बिना कार्ड देखे आपको क्या बता रहा है, आपको कैसे ट्रस्ट होगा? क्योंकि आधे लोग तो कार्ड तक भी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट करो कि आप अच्छे रीडर हो। क्या मैं अच्छी रीडर बनूंगी? नहीं, अच्छी रीडर बन के दिखाऊंगी, तभी रीडर बन पाओगे। अपने ऊपर कभी जीवन में डाउट नहीं करो, क्योंकि आपने अपने ऊपर जो चीज आप अपने लिए नहीं कर पा रहे हो वो क्लाइंट के लिए कर रहे हो, तो आपका तो सबसे बड़ा बैड कर्मा तो यही है। अपने लिए आप वो चीज आप खुद ने सीखी, अपने लिए अपनी रीडिंग पे भरोसा नहीं है, और दूसरों को वही चीज बता रहे हो पैसे कमाने के लिए, तो गलत है ये चीज। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी रीडिंग खुद कर सकते हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इंट्यूशन वर्क करेगा आपका, त्राटक बोला है ना करने के लिए, और कर्मा सुधारो अपना। ठीक है, तो टैरो की क्या है? टैरो इज अ डिविनेशनल टूल। जो आपको किससे जोड़ता है? डिवाइन से। ठीक है, तो टैरो का मतलब, टैरो किससे बना हुआ है? टैर प्लस रोज शब्द से बना हुआ है, जो कि कबाला लैंग्वेज से लिया हुआ है। कब शुरू हुआ? इजिप्ट में 15 सेंचुरी में शुरू हुआ। और टैरो जो है वो वास्तव में जब शुरू हुआ तो क्या था? एक गाइडेंस टूल था। और टैरो वास्तव में क्या है? एक एक डिविनेशनल टूल है, जो आपको यूनिवर्स से जोड़ता है, जो आपको डिवाइन से जोड़ता है। अच्छा, अब हम भी पढ़ेंगे डिवाइन होती क्या है। जिस भगवान के बारे में हम बोलते हैं, जिसको हम सारे दिन याद करते रहते हैं, जिसको हम कोसते रहते हैं कि इसको तो, इसको ये दे दिया, इसको गाड़ी दे दी, इसको घर दे दिया, इसको तो लाइफ इतनी अच्छी है, मेरे को कुछ नहीं दिया। होता क्या है भगवान का मीनिंग? कभी पढ़ा है किसी ने कि भगवान का मीनिंग होता क्या है? किसी को पता है? पता है? मैं बताऊं? मुझे तो बताना है ही। खैर, इट्स अ एनर्जी। इस एनर्जी के अलावा भी बहुत कुछ होता है भगवान का मीनिंग। एनर्जी तो है ही। ठीक है, वो 5 एलिमेंट होते हैं। हाँ 5 एलिमेंट होते हैं, यस राइट। ठीक है, तो जो हमारे 5 एलिमेंट होते हैं ना, वो मिलकर भगवान बनाते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर भगवान है, तो यस हमारे अंदर भगवान होता है, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी भी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी। हर किसी के अंदर भगवान होता है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो वास्तव में अगर मैं गॉड का मीनिंग बताऊं या भगवान का मीनिंग बताऊं, तो वो क्या होता है? वो जो 5 एलिमेंट होते हैं, वो भगवान शब्द को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम मानते हैं। उनके बारे में हमको पता भी तो होना चाहिए कि वास्तव में जिनको हम मान रहे हैं, दिख रहा है ना ये कलर? क्या हो गया इसको? लाइट हो गया, जब मैं चेंज कर लेती हूँ। देख लो, भगवान लिखना भी लिखवाने में भी इतना कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का कलर होता है पर्पल।
ठीक है, ये आपका भगवान होता है। ठीक है, भगवान भा यानी भूमि, यानी आपका अर्थ। कौन सा एलिमेंट होगा? अर्थ। ये सारे एलिमेंट हम टैरो में पढ़ेंगे अभी। जो ये भगवान का मीनिंग है ना आपको, ये जो पांचों एलिमेंट है, ये पांचों एलिमेंट से आपका टैरो मिलकर बना होता है। टैरो में हम अर्थ एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एयर एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्काई एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वाटर एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो टैरो भी आपका 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, भूमि, गगन यानी कि स्काई, वायु यानी कि एयर एलिमेंट, ठीक है, अग्नि यानी कि फायर, नीर यानी कि वाटर यानी जल। तो ये जो 5 एलिमेंट होते हैं, इनसे मिलकर हमारा भगवान बना। और जो ये हमारे 5 एलिमेंट है, यही वास्तविक भगवान है। हम कृष्ण को मान ले, हम दुर्गा को मान ले, हम गणेश जी को मान ले, हम किसी को भी मान ले, पर वास्तव में ये जो 5 शक्तियां हैं, यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही महेश है। ठीक है, हमारी जो भूमि है, जिसको हम दूषित करते हैं, वो हमको स्टेबिलिटी देती है। ठीक है, स्काई है, वो हमको शक्ति देता है। एयर है, वो हमको प्योरिटी देती है। फायर है, वो हमारी नेगेटिविटी को जलाती है। वाटर है, वो हमको इमोशनल बना। अगर हमारी बॉडी में से इनमें से एक भी तत्व कम है, तो हमारी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अगर वाटर एलिमेंट मिसिंग है, तो हम इमोशनल नहीं होंगे, हम पत्थर दिल हो जाएंगे। और वाटर एलिमेंट एक्सेस है, तो हम ओवर इमोशनल हो जाएंगे। फायर एक्सेस है, तो हम बहुत क्रोधी और बहुत गुस्से वाले हो जाएंगे। ठीक है, फायर नहीं है, तो हम करियर को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, क्योंकि करियर में एक फायर होनी चाहिए कि आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है। एयर एलिमेंट अगर मिसिंग है, तो लाइफ में हमारे अंदर एम्बिशियस नहीं बनेंगे। और एयर एलिमेंट एक्सेस में है, तो हम इतने घमंडी हो जाएंगे कि हम किसी को नीचे देखेंगे ही नहीं। स्काई एलिमेंट हमको उड़ना सिखाता है कि हमको बुलंदियों तक कैसे पहुंचना है, लेकिन हमको अर्थ पर रहकर बुलंदियों पर पहुंचना है। ठीक है, यानी जड़ हमारी मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत रिच बन गए तो हम नीचे वाले लोगों को कुचलते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे सारे एलिमेंट हमारे टैरो में वर्क करते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे ना, तो एक एक एलिमेंट हमारा सारे आपको कार्ड्स में नजर आए। तो हमारा टैरो ये 5 एलिमेंट पे काम करता है। तो जिस भगवान को हम मानते हैं ना, वो हमारा अग्नि, वायु, जल, ये जो तत्व हमारे आसपास है, वही भगवान है। तभी तो हम कहते हैं कि गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है भगवान। जिस धरती पे आप खड़े हुए हो, वो भी भगवान है। जिस एयर में आप सही सांस ले रहे हो, वो भी भगवान है। जिस बॉडी में आप रह रहे हो, वो भी भगवान है। तो जब हम अपनी बॉडी पर अत्याचार करते हैं, हम रोते हैं, हम स्ट्रेस लेते हैं, हम एंजाइटी में जीते हैं, हम किसी को माफ नहीं कर पाते हैं, तो वो हम भगवान को कष्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि वो तो हमारे अंदर है। ठीक है, और जब हम भगवान को कष्ट दे रहे होते हैं, तो फिर हमारी बॉडी हमको कष्ट दे। कई लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो उनको शीशे के सामने खड़े होकर ये बोलना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ऐसा कोई काम नहीं है जो जीवन में मैं ना कर पाऊं। उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है, तो ऐसा, पर ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ही मैं हूं, अब मुझसे बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि मैं शब्द बड़ा खतरनाक होता है हमेशा। हम ग्रोथ करेंगे और मैं ग्रोथ करूंगी में अंतर हो। जीवन में सोचो कि हम साथ में ग्रोथ करें, ना कि मैं सिर्फ ग्रोथ करूं। तो ये आपका भगवान शब्द का मीनिंग हो गया। अच्छा, मार्केट में 3000 से ज्यादा डेक है आज के टाइम टाइम। ठीक है, और आपको कौन सा डेक यूज करना है? तो हमको जो डेक यूज करना है वो है राइडर वेट। ठीक है, क्योंकि राइडर वेट जो डेक होता है, वही प्रडिक्शन देता है। बाकी और कौन कौन से डेक जो है जो अवेलेबल है? बाकी जो है आपका ओशो,
ठीक है, एंजल और आपका ऑरेकल, जो भगवान वाले कार्ड होते हैं, ये सारे गाइडेंस टूल। ठीक है, सिर्फ राइडर वेट डेक जो है आपका, जो राइडर डेक जो ओरिजिनल मैंने बताया था तुमको, ओरिजिनल वाला, नॉट काला उसकी कॉपी, पीला उसकी कॉपी। ठीक है, जो ओरिजिनल राइडर वेट है वो जो है एक साइकिक कार्ड्स होते हैं जो किसी भी व्यक्ति की साइकोलॉजी बताते हैं। तो राइडर वेट क्या है, एक किसी भी, तभी जो राइडर जो रीडर होते हैं ना उनको साइकिक बोलते हैं, जो किसी भी की मन स्थिति को जान लेता है। ठीक है, तो सिर्फ कौन से कार्ड की रीडिंग जो सबसे एक्यूरेट होती है, जो अच्छे से वर्क करती है, सिर्फ राइडर वेट। ये रियलिटी है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो ओशो जैन सीखते हैं, आपको क्या लगता है वो कार्टूनों वालों में से जो बताते हैं ना वो फेक होती है रीडिंग? मैंने एंजल कार्ड सीखा है, मैंने बहुत सारे कार्ड सीखे, पर मेरा ओशो जैन सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हर किसी भी ओशो जैन वाले से रीडिंग करा लेना, 99.9% गलत होगी। ठीक है, क्योंकि वो बना ही नहीं है रीडिंग के लिए, वो ओनली गाइडेंस टूल। ठीक है, अभी आपको जो डेक यूज करना है वो कौन सा डेक यूज करना है? आपको यूज करना है राइडर वेट डेक। ठीक है, तो हमको कौन सा, ठीक है, ये किसने लिखा है? ए वेट ने। ठीक है, और इसकी जो पिक्चर्स है और जो कलर है वो किसके द्वारा दिए गए हैं? पॉमिला कॉलमैन ने, पॉमिला कॉलमैन स्मिथ। ठीक है, जो डेक हम पढ़ने जा रहे हैं राइडर एंड वेट, वो किसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा उसको जो है लिखा गया है, उसकी रीडिंग दी गई है वो ए वेट द्वारा, और उसमें जितने भी कलर्स और पिक्चर्स हैं वो किसके द्वारा बनाई गई है? पॉमिला कॉलमैन स्मिथ द्वारा। ठीक है, अब भारत में कब फेमस हुआ? आया 17th सेंचुरी में, लेकिन सब रीडिंग कब से की जाने लग गई? एज अ टैरो रीडर कब से दिखते हैं भारत में? 1909 से। 1909 के बाद भारत में टैरो से रीडिंग करी की जाने लग गई। लेकिन अगर मैं सही बोलूं तो टैरो जो नॉर्मली फेमस हुआ है वो लास्ट 10 ईयर्स हुआ है भारत में। उससे पहले कोई नहीं जानता था, क्योंकि टोटली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। अगर टैरो रीडर्स आप देखोगे तो टोटली एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट पर चलता है। 10 साल से पहले किसी को नहीं पता था कि टैरो वेरो होता क्या है। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा टैरो जो है वो फेमस हो गया, क्योंकि टैरो वास्तव में मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ लोग पहले गाइडेंस के लिए यूज करते थे। और टैरो में बहुत बार तुमने रिवर्स कार्ड सुने होंगे कि रिवर्स कार्ड कुछ नहीं होता, वो फेक होता है वैसे, पहली बात तो। बट अगर वैसे रिवर्स कार्ड का मतलब क्या होता है? जो भी टैरो का कार्ड बता रहा है उसका उल्टा बताओ। अगर कार्ड पॉजिटिव बता रहा है तो नेगेटिव बताओ, पर ये रीडिंग फेक होती है, कभी मत करो। ठीक है, एक बात बता रही हूँ तुमको, क्योंकि रिवर्स कार्ड भी बहुत लोग सिखाते हैं, पर रिवर्स कार्ड का मीनिंग जो होता है, उसका मीनिंग होता है जो भी आप कार्ड का मीनिंग है उसका उल्टा बोल दो, पर वो रीडिंग फिर आपकी फेक होगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। अगर मैं टैरो ऐसे पुल करती हूँ तो आपकी साइड से मेरे साइड से कार्ड रिवर्स तो हो गए, दोनों में से एक साइड से कार्ड रिवर्स ही निकलेगा। ठीक है, और वो आपकी गलती है कि कार्ड आपने अच्छे से नहीं रखे, इसलिए वो रिवर्स आ रहा है। अगर आप सीधे कार्ड रखोगे, मान लो मैं सारे कार्ड सीधे रखूं तो रिवर्स कैसे आ जाएगा कार्ड? ठीक है, तो रिवर्स कार्ड का कोई मीनिंग नहीं होता है वास्तव में। अच्छा, कितने कार्ड्स होते हैं बताओ, किसी को पता है तो? जो राइडर वेट डेक हम करने जा रहे हैं, 78 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, कितने कितने कार्ड्स होते हैं? 78 कार्ड्स होते हैं। इनको हम बोलते हैं मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना।
ठीक है। मेजर अरकाना जो हमारी लाइफ की मेजर चीजों को बताते हैं, बड़े चेंजेस, लाइफ में होने वाले बड़े चेंजेस को बताते हैं। माइनर अरकाना जो हमारे लाइफ में होने वाले डेली बेस पे, मंथली छोटे छोटे चेंजेस को बताते हैं। तो ये जो 78 कार्ड होते हैं ना, इनको अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। ठीक है। तो इन 78 कार्ड्स को क्या बोलते हैं हम? अरकाना, अरकानास। ठीक है। मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। शुद्ध हिंदी वाला है, ठीक है, क्योंकि जो पीडीएफ मिलेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ठीक है। आपको जो नोट्स मिलेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी कि अगर कोई शुद्ध हिंदी वाला भी है यहाँ पे तो। ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके की, आप प्रॉपर नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। अरकाना, माइनर अरकाना एंड मेजर अरकाना। मेजर अरकाना यानी कि हमारी लाइफ में आने वाली मेजर प्रॉब्लम को दिखाता है। तो आपका 0 से 21 नंबर के जितने भी कार्ड होते हैं वो हमारे मेजर अरकाना के कार्ड होते हैं। कार्ड किससे शुरू होते हैं? 0 से, क्योंकि हमारी लाइफ किससे शुरू होती है? 0 से। ठीक है। और इसके बाद जितने भी कार्ड्स होते हैं उनको हम ऐसे नहीं बोलते 22 नंबर वाला कार्ड, 23 नंबर वाला, 24 नंबर वाला, नहीं। ठीक है। उसके बाद जितने भी कार्ड्स होते हैं हमारे, ठीक है, यानी कि 56 कार्ड और बचे, उनको हम माइनर अरकाना कार्ड्स बोलते हैं। और अगेन माइनर अरकाना को भी हम 4 और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो हमारे जो बेसिकली जो बड़ी बड़ी चीजों को बताते हैं उनको हम मेजर अरकाना कार्ड्स बोलते हैं। मेजर अरकाना आपने देखे होंगे, राजा का, रानी का, टेम्परेंस का, जो अलग से कार्ड आते हैं वो हमारे मेजर अरकाना कार्ड होते हैं, 0 से 21 का। ठीक है। माइनर अरकाना कार्ड्स होते हैं 56 कार्ड, जो हमारी छोटी छोटी चीजें बताते हैं। और माइनर अरकाना कार्ड्स को भी अगेन हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4 मोर पार्ट्स में। और हर पार्ट में 14 14 14 14 14 कार्ड होते हैं। तो 14 14 14 चार जगह मिला के 56 कार्ड होता है। अब माइनर अरकाना में कितने कार्ड होते हैं, कौन सा कार्ड कौन सा एलिमेंट बताता है, ये हम लोग करेंगे अब मंडे की क्लास में। ठीक है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, जितना अभी कराया उसको लेकर। मैम इसमें शायद 22 कार्ड्स है ना, 0 to हाँ, 22 मेजर में। मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स हैं, लेकिन 0 से 21 नंबर। अच्छा। ठीक है। तो उनको 22वां नंबर नहीं होता उसमें। 0 0 यानी द फूल और द वर्ल्ड 21 नंबर। ठीक है। फूल से शुरू होकर संसार तक हम गए, 0 से शुरू होकर पूरे वर्ल्ड तक। तो आपका शुरू होता है द फूल एनर्जी, जो चला जा रहा है उसका डॉगी उसको रोक रहा है, बहुत बार वो कार्ड देखा होगा। ठीक है। और द वर्ल्ड का कार्ड, जहां एक लड़की है वो ऐसे है, उसने हाथ में स्टिक ले रखी है और यूनिवर्स से उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ठीक है। तो ये जो हमारे कार्ड्स होते हैं ये हमारे मेजर, जो लाइफ में बड़े आने वाले चेंजेस को बताते हैं। ठीक है। इसके अलावा छोटे मोटे कार्ड्स हैं जो हमारी छोटी चीजों को बताते हैं, छोटे चेंजेस को बताते हैं, वो हमारे माइनर अरकाना कार्ड होते हैं, जिनको हम फर्दर 4 पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं। और वो जो 4 जो जो हमारे मेजर अरकाना है, हमारे कौन से एलिमेंट को बताते हैं? वो स्काई एलिमेंट। ठीक है। अभी मैंने बोला ना कि ये सारे एलिमेंट हम पढ़ेंगे यार कार्ड्स में, तो जो हमारा मेजर अरकाना है वो हमारा स्काई एलिमेंट को बताता है, क्योंकि वो बड़ी, स्काई क्या होता है? बड़ा, विस्तृत, तो वो बड़ी चीजों को बता रहा है। ठीक है। और बाकी जो आगे हम फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वो हमारा कोई ना कोई एक एक एलिमेंट बता रहा होता है। तो जितना कनेक्ट करके चलोगे उतना बढ़िया रहेगा आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एलिमेंट भी कोई ना कोई रीडिंग बता रहा होता है। अभी आपको क्या करना है मंडे तक? अभी वैसे कुछ याद करने को है नहीं, अभी आगे आएगा आपको प्लेनेट याद करने पड़ेंगे कि कौन से नंबर का कौन सा प्लेनेट होता है। और 1 नंबर बिगनिंग दिखा रहा है, 2 नंबर बैलेंस को बता रहा है। ठीक है। 4 नंबर बाउंडेशंस को बता रहा है,
5 नंबर कम्युनिकेशन को बता रहा है, 6 नंबर वीनस की एनर्जी बताता है, 7वां नंबर डाउट एंड इल्यूजन बताता है, 8 नंबर स्ट्रगल के बाद सक्सेस बताता है, 9 नंबर स्ट्रेंथ एंड करेज को बताता है, 10 नंबर आपका किसको रिप्रेजेंट करता है कि एक चीज कंप्लीट हो रही है, एक न्यू बिगनिंग। तो 10 नंबर तक हम पढ़ेंगे कि कौन सा कार्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर क्रिएटिविटी को बताता है, और कौन सा नंबर 1 नंबर कौन से प्लेनेट की एनर्जी को बताता है, सन सूर्य की एनर्जी। 2 नंबर चंद्रमा की एनर्जी को, 3 नंबर जुपिटर की एनर्जी को, 4 नंबर राहु की एनर्जी को, 5 नंबर मरकरी की एनर्जी को, 6 नंबर वीनस की एनर्जी को, 7 नंबर केतु की एनर्जी को, 8 नंबर शनि की एनर्जी को, 9 नंबर मार्स की एनर्जी को, और 10 नंबर अगेन सन की एनर्जी को, क्योंकि 1 और 0 प्लस करोगे तो ठीक है। तो ये सारे प्लेनेट, हम 9 प्लेनेट को लेकर चलेंगे बेसिकली। फिर उसके बाद नंबर रिपीट हो रहे, मान लो 11 नंबर है, तो 11 नंबर किसको बता रहा है, 1 प्लस करोगे 2 नंबर, ठीक है। तो 11 नंबर हमारा किसको बताएगा, सन की एनर्जी को और मून की एनर्जी। 12 नंबर हमारा किसको बताएगा, सन की एनर्जी, मून की एनर्जी, 1 और 2 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 नंबर, तो जुपिटर की एनर्जी को। ठीक है, आगे सेम ही होते हैं सारे, बस प्लस करते चले जाओ, अपने आप प्लेनेट पता चल जाए कि कौन सा नंबर का कौन सा प्लेनेट। तो रटने वाला ऐसे कुछ होता नहीं है उसमें। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आपको एक तो त्राटक करने की आदत डालनी, और जीवन में कितनी भी समस्याएं हो, ये सोच लो कि एक दिन उन समस्याओं का एंड होना है, और अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करना छोड़ दो। आज से क्या मांगना है, कुछ नहीं मांगना है, क्योंकि अपने आप जब देना होगा ना भगवान को, तो वो बहुत अच्छा देगा। जब हम ये मांगते हैं ना कि ये मेरे को मिल जाए, तो भगवान को पता है इसको चाहिए, और परीक्षा लेगा कि कितना आपको चाहिए। तो इससे अच्छा बोलो यार आपको ही देना है, आप ही दोगे मुझे, और मुझे पता है आप दे दोगे। ठीक है, अब आप करोगे डील इसको। जैसे हम बच्चों से, बच्चे होते हैं छोटे से, भगवान पेरेंट्स के सामने नहीं कहते हैं कि मेरे को तो गुड़िया ही चाहिए, अब पेरेंट्स लाके देते हैं। तो भगवान को बोल दो, आज से मेरी समस्या है आपकी, आप दो, डील करो इनको, आप दोगे जो दोगे, कुछ मत मांगो। क्योंकि क्या पता जो चीज आपको नहीं मिल रही है वो उसका ना मिलना आपके लिए अच्छा है, या उसका लेट मिलना आपके लिए ज्यादा अच्छा। ठीक है, क्योंकि हम भगवान नहीं, हमको नहीं पता होता क्या हमारे लिए अच्छा, क्या है हमारे लिए बुरा है। अगर हमको सब कुछ पता होता ना, तो आज हर व्यक्ति का सब कुछ सही होता, करियर भी सही होता, रिलेशनशिप भी सही होता, हेल्थ भी ठीक होता। हमको नहीं पता सच में कुछ भी, हम सिर्फ अपना सोचते हैं, मैं बीमार हूं, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, मेरा करियर में प्रॉब्लम है। भगवान को सबका सोचना होता है। ठीक है, ऐसे तो जो चोरी करने वाले लोग हैं वो तो कहेंगे कि मेरे को किस दिन ऐसा मौका मिल जाए कि 10 घर खुले मिल जाए, सबका बाल मैं लूट लूं। तो वो भी भगवान से मांग रहा है कि हे भगवान ऐसा मेरे को दे दो। अगर भगवान ने दे दिया तो भगवान तो सबका सोचता है ना। अभी त्राटक करना है, कार्ड्स मंगा लो, और अगर कार्ड्स है किसी के पास तो आपको क्या करना है, सारे कार्ड्स की शक्ल देखनी है। 0 नंबर कार्ड है, कौन कौन से कलर, ध्यान से देखो। कार्ड में पिक्चर क्या कहने की कोशिश कर रही है, ध्यान से देखो। ठीक है, ऊपर कौन सा नंबर है, 0 है, 1 नंबर है, सूर्य की एनर्जी दिखा रहा है। सूर्य की क्या क्वालिटीज होती है, जला देने की, स्टबननेस, ईगो, या फिर बहुत ज्यादा एम्बिशियस होना, पावरफुल होना, लीड करना। ठीक है, तो इमेजिन करनी है चीजें, रटनी नहीं है। 2 नंबर का कार्ड देखो, ये लड़की बैठी हुई है, ये टैरो का ये क्या छुपाने की कोशिश कर रही है। तो इमेजिनेशन बढ़ानी है अपनी। तो तुमको, अगर तुम्हारे पास, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरे को बोला कि हमारे पास डेक है, ठीक है, तो आपको जिनके पास डेक नहीं है वो मंगा लो, और जिनके पास डेक है उनको बैठ के शक्ल देखनी है डेक्स की, और जानने की कोशिश करनी है कि वो जो डेक है, वो कार्ड है, आपको वो आपका कार्ड आपको क्या बताने की कोशिश कर। क्योंकि हर कार्ड जब आप देखोगे ना, आपको खुद से भी कुछ इंट्यूशन आना शुरू होगा कार्ड्स को देख के। तो अभी आपको सिंपल यही करना है। आज फ्राइडे है, हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे। अभी मेरे को बताओ, कुछ समझ में आया, ये सब कुछ ऊपर से चला गया। हाँ चल जाएगा, नया डेक आ गया है।
आवाज नहीं आ रही अर्चना, म्यूट हो। हेलो। हाँ हाँ बोलो। ये पूछना था क्या कि जैसे इसे लेने के बाद फिर हमें इसे रखना मतलब किसी खास प्रोसेस से ही होता है क्या, मतलब सबको भाई इसे देखो, हाथ जब में? आप नया डेक